तो लास्ट क्लास में हमने पहले सीखा था कि इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे हो फॉरेन ट्रांजैक्शन का ना, फिर सब्सिक्वेंट उसको कैसे बैलेंस शीट डेट पर हम हर बार उसको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसको रिकंसिडर करें, रीवैल्यूएट करें और सेटलमेंट पर जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, ये सब हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन एज इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। अगर हमारा इंडिया के बाहर हमारी रिपोर्टिंग कंट्री से बाहर अगर कहीं फॉरेन ऑपरेशन है तो वो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है, क्योंकि उसी हिसाब से उसका कन्वर्जन होगा। तो जो मेथड यूज्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो हमारा इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है। तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन carries on its business as if it were an extension of the reporting enterprise। मतलब हमारे बिजनेस का एक एक्सटेंशन है, इस तरीके से वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल सच एन ऑपरेशन माइट ओनली सेल गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। हमारा माल जो भेजा जा रहा है केवल उसी को बेचता है, जो उसके पास पैसा आता है वो हमें भेज देता है। ऐसी सिचुएशन में जो चेंज होगा एक्सचेंज रेट में वो लगभग उसका इमीडिएट इफेक्ट आएगा। इसीलिए जो भी चेंज होता है therefore the change in the exchange rate affects the individual monetary items held by the foreign operation rather than the reporting enterprise net investment। तो हम क्या करते हैं, एक एक आइटम को देख लेते हैं और उसका इफेक्ट लेते हैं, ना कि पूरे बिजनेस का नेट इन्वेस्टमेंट लेते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एक्युमुलेट करता है कैश और अदर मोनेटरी आइटम, अपने आप खर्चा करता है, अपने आप इनकम लेता है, जरूरत पड़ती है तो अपने आप लोन लेता है लोकल करेंसी में। हो सकता है वो अपने आप से फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करता हो, और कोई भी जो एक्सचेंज रेट का बीच में डिफरेंस होता है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता है, या तो बहुत ही कम होता है या ना के बराबर उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्ट बहुत कम होता है। तो द चेंज इन द एक्सचेंज रेट अफेक्ट द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज नेट इन्वेस्टमेंट इन द नॉन इंटीग्रल, ना कि एक इंडिविजुअल असेट पर इफेक्ट नहीं आता, पूरे बिजनेस की वैल्यू पर ही एक साथ इफेक्ट आता है। तो ट्रांसलेशन ऑफ इंटीग्रल ऑपरेशन, उसे कैसे हम ट्रांसलेट करें। द इंडिविजुअल आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट of the foreign operation are translated as if all its transaction has been entered into by the reporting enterprise itself। हम खुद ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऐसा मानते हुए इन सबको हम कन्वर्ट करेंगे। The cost and depreciation of tangible fixed asset is translated using the exchange rate at the date of purchase of the asset। जिस दिन हमने एसेट को खरीदा था उस दिन के रेट से ही फिक्स्ड एसेट को ट्रांसफर करेंगे। याद करिए हमने क्या पढ़ा था, अगर हम खुद भी कोई एसेट फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो उसको किस रेट पर लिखते हैं, जिस दिन हमने एसेट को खरीदा था वो यहाँ पर है। अगर उसे कन्वर्ट करेंगे, अगर कोई एसेट फेयर वैल्यू पर है तो फेयर वैल्यू, जैसे हमने पहले भी किया था स्टॉक के केस में, जिस दिन फेयर वैल्यू ले रहे हैं उस दिन का हम एक्सचेंज रेट लेंगे। यहाँ पर सेम वही है कन्वर्जन। अगर कॉस्ट पर आ रहा है तो जिस दिन की कॉस्ट है उस दिन का, और अगर हमने फेयर वैल्यू पे लिया तो जिस दिन की फेयर वैल्यू है उस दिन का एक्सचेंज रेट। द रिकवरेबल अमाउंट और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट इज ट्रांसलेटेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट दैट एक्जिस्टिंग व्हेन द रिकवरेबल अमाउंट और नेट रियलाइजेबल वाज डिटरमाइंड। फॉर एग्जांपल व्हेन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंटरी इज डिटरमाइंड इन फॉरेन करेंसी, तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो उसी दिन का रेट लेंगे जिस दिन की रियलाइजेबल वैल्यू ली है। ठीक है, जनरली वो ईयर एंड पर ही होती है, क्योंकि रियलाइजेशन वैल्यू भी ईयर एंड पर ही तो हम निकालेंगे। Illustration number 9. Following items appear in the trial balance of foreign branch इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है हमारा। इसमें हमारे को अलग अलग बैलेंसेस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि उसके लिए कौन सा एक्सचेंज रेट लगाया जाएगा। देखिए
जो ब्रांच है हमारी उसकी बुक्स में एक हेड ऑफिस अकाउंट है, तो हेड ऑफिस की बुक्स में एक ब्रांच अकाउंट भी होगा। तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि इसका बैलेंस हमारी बुक्स में ऑलरेडी ब्रांच अकाउंट में होता है ना। तो हेड ऑफिस अकाउंट को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वही वाली अमाउंट होगी जो पेरेंट कंपनी में हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट का बैलेंस है, तो इसको तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैलरी वेजेस ये पूरे साल के खर्चे होते हैं, तो पूरे साल का एवरेज रेट ले लेते हैं, मंथली एवरेज रेट ले लेते हैं, तो एवरेज रेट आ जाता है इसमें। क्रेडिटर्स एक मॉनेटरी लाइबिलिटी है ईयर एंड पर, तो इसके लिए क्लोजिंग रेट लिया जाता है। ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू में है तो ओपनिंग रेट लिया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड की वैल्यू है, तो अगर कॉस्ट है तो जिस दिन कॉस्टिंग कर हुई है, जिस दिन फेयर वैल्यू ली है, अगर फेयर वैल्यू है तो उस दिन का जनरली क्लोजिंग रेट ही होता है, कुछ नहीं कहा तो क्लोजिंग रेट। परचेजेस पूरे साल खरीदते रहते हैं, तो एवरेज रेट, जो ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम होती है उनके लिए एवरेज रेट लिया जाता है। ठीक है। फिक्स्ड एसेट जिस दिन खरीदी थी, सेल्स एवरेज पूरे साल सेल होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल जिस जैसे हमारी पीपी होती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक हमारी लॉन्ग टर्म नॉन मॉनेटरी एसेट होती है, जिस दिन हमने एक्वायर की होती है उस दिन का रेट लेते हैं। ऐसी हमारी सबसे पुरानी कैपिटल होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो जिस दिन का रेट होता है, जिस दिन इशू किए होते हैं वही वाला स्पेसिफिक रेट लेते हैं। लोन एंड बोरोइंग, अगर अगर लोन एंड बोरोइंग की बात करें तो ये मॉनेटरी एसेट है ना, मॉनेटरी लाइबिलिटी है सॉरी, तो उसके लिए फिक्स्ड क्लोजिंग रेट ले लेते हैं। सन्डी डेटर्स मॉनेटरी एसेट है, क्लोजिंग रेट। प्रोविजन फॉर टैक्सेस ईयर एंड पे हम बनाते हैं और लगभग ईयर एंड में हमें देना होता है, तो ईयर एंड का रेट क्लोजिंग रेट ले लेंगे। इसके अलावा कुछ और भी बैलेंसेस होते हैं जिनको हमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सचेंज रेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट हमारी बुक्स में होता है, और ब्रांच की बुक्स में होता है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, तो वो भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही कई बार कैश सेंड टू हेड ऑफिस या इस तरीके का जो कॉमन ट्रांजैक्शन है, जो हेड ऑफिस भी अपनी करेंसी में पता लगा सकती है, तो उन सब चीजों को हम कन्वर्ट नहीं करते। इसके बाद इलस्ट्रेशन 10, 31 मार्च को हमें कुछ लेजर बैलेंस दिए हैं वाशिंगटन ब्रांच ऑफिस में, हमें इसे कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाना शुरू करिए। पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ अकाउंट, जो हमें बैलेंस दिया हुआ है डॉलर्स में, ऑन लेजर बैलेंसेस दिए हैं, और हमें केवल लेजर बैलेंसेस को रुपीस में कन्वर्ट करना, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना है बेसिक। ठीक है ना, तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना है तो हमें डेबिट क्रेडिट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, केवल डॉलर में जो अमाउंट है, कन्वर्जन रेट और रुपीस में अमाउंट। अगर यही ट्रायल बैलेंस दिया होता या बनाना होता तो दो कॉलम बढ़ जाते, एक डॉलर में डेबिट क्रेडिट हो जाता, अभी एक ही है, और रुपीस में भी हमारा कन्वर्ट हो जाता लेजर बैलेंस से। डॉलर पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं, कन्वर्जन रेट। तो सबसे पहले हमारे पास है बिल्डिंग, $180 है,
और बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक रेट लेंगे, कब हमने लिया था तो वो 42 का रेट है। नेक्स्ट है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट 46, कैश एंड बैंक बैलेंस, इसके लिए क्लोजिंग रेट 50, परचेजेस, इसके लिए एवरेज रेट 48, सेल्स के लिए एवरेज रेट, कमीशन रिसीट पूरे साल ही मिलता है तो एवरेज रेट, डेटर्स मोनेटरी एसेट है, क्लोजिंग रेट, क्रेडिटर्स मोनेटरी लायबिलिटी है, क्लोजिंग रेट। बस, और कुछ नहीं दिया है। अब एक है ना, कन्वर्ट करते हुए, रेट को कन्वर्ट करते हुए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो डॉलर है उसमें $1 में रुपए 40-50 दे रखे हैं, तो $1 में रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 रिवर्स दे रखा होता कि हमें रुपीस दे रखा होता और डॉलर में कन्वर्ट करना होता, तो डॉलर में रुपए ज्यादा है लेकिन रुपए में डॉलर कम आते हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ जाता। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास जो भी मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगी। तो क्लियर है ये भी कैसे उसको कन्वर्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को कैसे कन्वर्ट करें। अभी हमने किसको कन्वर्ट किया था, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हमारे को असेट और लायबिलिटी, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, सारी की सारी क्लोजिंग रेट पर ही कन्वर्ट हो, मतलब फिक्स्ड असेट भी क्लोजिंग रेट पर ही आएगी। इनकम एक्सपेंसेस एवरेज रेट पर पहले की तरह। तो इनकम एक्सपेंस जब हुए तभी तो वो एक एक पूरे साल का एक्सपेंस का रेट तो देंगे नहीं, तो एवरेज रेट। अच्छा, यहां पर क्या है, इसमें जो डिफरेंस होता है इंटीग्रल में, वो P&L में ट्रांसफर होता है। जैसे हम ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम तो हम किसी रेट पे कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई आइटम किसी रेट पे, तो जो ट्रायल बैलेंस हमारा फॉरेन करेंसी में है वो तो टैली हो रखा है। लेकिन जब हम उस ट्रायल बैलेंस को अलग अलग रेट से कन्वर्ट करेंगे तो वो टैली नहीं हो। तो अगर वो इंटीग्रल बिजनेस है तो उसका जो डिफरेंस होगा उसे P&L में ट्रांसफर करेंगे, डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। और यहां पर क्या लिखा है, जो डिफरेंस होगा उसको एक रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अगर हमारा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा उसे एक रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, जिसका नाम होगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, और इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है। अगर कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व है, अगर हमने कोई एक्वायर किया है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो वो भी क्लोजिंग डेट से ही कन्वर्ट होगा। कंटीजेंट लायबिलिटी भी क्लोजिंग डेट से ही कन्वर्ट होगी। Incorporation of financial statement or non-integral foreign operation is those of the reporting enterprise follow normal consolidation procedures such as the elimination of intergroup balances and intragroup transaction of subsidiary। तो जैसे हम सब्सिडरी कंपनी में इंटर जो आपस की कॉमन ट्रांजैक्शन है, डेटर्स क्रेडिटर्स वगैरह है, तो उनको हम एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हाउ एवर एन एक्सचेंज डिफरेंस जो भी होता है वो
हम एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि मॉनेटरी और वो कमिटमेंट वगैरह कन्वर्ट करने की बात है, उससे गेन और लॉस। तो यहाँ पर लिखा है कि however an exchange difference arising on inter-group monetary item, whether the short term or long term, cannot be eliminated against a corresponding amount arising on other intra-group balance, because the monetary item represent a commitment to convert one currency into another। तो वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो उसमें हर एक में प्रॉफिट या लॉस या चेंजेस आएंगे, तो उसको एक आइटम को दूसरे से एलिमिनेट नहीं करें। When the financial statement of a non-integral foreign operation are drawn up to the different reporting date from that of the reporting enterprise, the non-integral foreign operation offer prepares for purpose of incorporation in the financial statement as on the same date of reporting enterprise। ये क्या कहना चाह रहे हैं? मान लिया हमारी जो ब्रांच है वो यूएस में है और यूएस में मालिया कल्चर है 31 दिसंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, और हमारे यहाँ 31 मार्च को है, तो दोनों की अलग अलग डेट हो गई। तो यहाँ लिखा है कि ऐसी सिचुएशन में जो हमारा फॉरेन ऑपरेशन है, जनरली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेड ऑफिस या जो मेन ओनर है उसकी बुक्स में, क्योंकि हमें इंकॉर्पोरेट करना पड़ता है, तो उस हमारी डेट पर भी बैलेंस शीट वो बनाएंगे। मतलब वो 31 दिसंबर को भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे अपने लिए, और 31 मार्च को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हमारे लिए, ताकि हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। साफ लिखा है, एक्सचेंज डिफरेंस को हम P&L में नहीं डालते हैं क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि उसे एक्युमुलेट करते हैं, ठीक है, और फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डालते हैं। An enterprise may dispose of its interest in non-integral foreign operation through sale, liquidation, repayment or any other method। हम अपने उस बिजनेस को बेच भी तो सकते हैं। तो लिखा है the payment of dividend form part of disposal only when it constituted return of the investment। Remittance from non-integral foreign by way of repatriation of accumulated profit does not form part of disposal unless it constitute return of investment। ये थोड़ी सी वो सारी बातें बता रखी हैं जो आपके मतलब की नहीं है, फाइनल लेवल की है, आपके मतलब की बातें ये सब नहीं है। इन केस ऑफ पार्शियल डिस्पोजल होगा तो क्या होगा, और साथ ही साथ लिखा हुआ है, इससे पहले मैंने एक लाइन लास्ट में छुड़वा दी थी होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें इतनी मतलब की नहीं है। The following are indication that a foreign operation is a non-integral foreign operation rather than an integral foreign operation। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है? While the reporting enterprise may control the foreign operation, the activity of foreign operation are carried out with a significant degree of autonomy from those of reporting enterprise। सीधी सी बात है, अगर बिजनेस अपने आप चल रहा है, अपने आप डिसीजन ले रहा है, तो वो नॉन इंटीग्रल है। हमारे हिसाब से चलता है, हमारे से पूछता है, तो इंटीग्रल है। ट्रांजेक्शन विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज आर नॉट ए हाई प्रोपोर्शन। देखो, जब इंटीग्रल होगा तो उसकी ट्रांजेक्शन हमारे साथ बहुत ज्यादा होंगी, और नॉन इंटीग्रल होगा तो हमारे साथ ट्रांजेक्शन कम हो जाएगी। एक्टिविटी ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन आर फाइनेंस मेनली फ्रॉम इट्स ओन ऑपरेशन और लोकल बोरिंग। अगर वो नॉन इंटीग्रल है तो वो अपने आप पैसे का इंतजाम कर रहे होंगे, और अगर वो इंटीग्रल है तो वो हमसे पैसा मांग रहे हो। कॉस्ट ऑफ लेबर, मटेरियल, अदर कंपोनेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन आर प्राइमरली पेड और सेटल इन द लोकल करेंसी। अगर वो अपने आप ही सारा काम कर रहे हैं, नॉन इंटीग्रल है, तो अपने खर्चे वो खुद ही अपनी करेंसी में कर देते हैं। लेकिन अगर वो हम पे ज्यादा डिपेंड है तो हमसे बार बार पैसा मांगेंगे, और सेल वगैरह का पैसा भी हमें ही दे देंगे, तो हमसे सारी बातें पूछ के करेंगे। और जो फॉरेन ऑपरेशन की सेल है वो मेनली उसी कंट्री में होती है, उसी करेंसी में भी होती है। कैश फ्लो ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज आर
insulated from the day-to-day activity of the foreign operation rather than being directly affected by the activity of foreign operation. तो कैश फ्लो जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस का है उसका फॉरेन ऑपरेशन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं आता है। सेल प्राइस जो फॉरेन ऑपरेशन के प्रोडक्ट के हैं वो भी डायरेक्टली ना तो प्राइमरली रेस्पॉन्सिव होते हैं हमारे एक्सचेंज रेट से, ना ही उनपे कोई फर्क पड़ता है हमारी लोकल गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से अपने आप ही अपने सारे काम करते हैं। और वहां पर जो हम प्रोडक्ट वो हमसे नहीं लेकर के खुद अपने आप ही प्रोडक्ट वहां से बनाते हैं या खरीद लेते हैं, तो वो नॉन इंटीग्रल हमसे ही मंगाते हैं, तो वो इंटीग्रल होने के चांसेस ज्यादा है। इलस्ट्रेशन नंबर 11, डी लिमिटेड है दिल्ली में और इनकी ब्रांच है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ईयर एंड हुआ है और लेजर बैलेंसेस दिए हैं, तो पूरा प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बनाकर हमें दिया हुआ है। कुछ और इंफॉर्मेशन भी हमें दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीस। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1000 में दिए हुए हैं, तो जो फिगर है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में और इसको हमें इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है। हमें रेट अलग अलग दिए हुए हैं। ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो कैसे कन्वर्ट होगा, और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो कैसे कन्वर्ट। सपोज पहले ये इंटीग्रल है, तो प्लांट एंड मशीनरी कौन से रेट से कन्वर्ट होगी बताइए, कितना 18। डेप्रिसिएशन भी इसी रेट से, डेप्रिसिएशन भी इसी रेट से। डेटर्स क्रेडिटर्स, ओपनिंग स्टॉक, कैश बैंक बैलेंस, परचेजेस सेल, गुड्स एंड टू ब्रांच। नहीं, गुड्स एंड टू ब्रांच को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो हमें दे रखा होगा। तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट ना हो करके, वैसे तो यहाँ पर सिडनी ऑफिस में है और ब्रांच सिडनी में, तो यहाँ तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस होगा और यहाँ गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट होगा ना। तो जो हेड ऑफिस से मिला है ब्रांच को, उसने अपनी बुक्स में ये दिखा रखा है। तो जो ब्रांच को मिला है वो हेड ऑफिस ने भेजा होगा, और हेड ऑफिस ने जब भेजा होगा तो उसे पता होगा इसकी रुपए में क्या कीमत है, वो दे रखा है। तो ये एक्चुअल रेट हमें दिया हुआ है, वही ले लेंगे। वेजी सैलरी के लिए एवरेज रेट, रेंट के लिए एवरेज रेट, ऑफिस एक्सपेंसेस एवरेज रेट, कमीशन के लिए एवरेज रेट। और ये जो ब्रांच या हेड ऑफिस का जो अकाउंट होता है, मतलब इसमें तो हेड ऑफिस का अकाउंट ही होगा। तो असल में क्या है, जो हेड ऑफिस का अकाउंट होता है ब्रांच की बुक्स में, तो ब्रांच का अकाउंट होता है हेड ऑफिस की बुक्स में, वो भी दिया हुआ है। तो ये एक्चुअल जो हमें मालूम है वो ले लेंगे 120। क्लोजिंग स्टॉक है तो ये क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस सबको जब हम कन्वर्ट करेंगे, देखो यहां सही लिखा है, वहां गलती से आ गया। देखो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, हेड ऑफिस, वहां गलती से आ गया था। तो ये वही है जो हमने देखा, 18, 18, 24, 20, 24, 22 एक्चुअल रेट, 22, 22, 22, 22 एक्चुअल रेट, और डिफरेंस आ जाएगा, वो पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा जब हम पी एंड एल बनाएंगे। अब यही अगर हम बात करें कि ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है हमारा, तो कन्वर्ट करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, असेट लायबिलिटी कोई सी भी हो, सब क्लोजिंग डेट से करेंगे, बाकी तो सब यही है, ठीक है। तो देखो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये भी क्लोजिंग डेट से, इसका डेप्रिसिएशन भी क्लोजिंग डेट से,
डेटर्स क्रेडिटर्स भी क्लोजिंग है ही, ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग है, कैश बैंक ये तो सेम ही चल रहे हैं, ये तो सब सेम है। तो केवल मेनली फर्क क्या आया फिक्स्ड एसेट्स पर और डेप्रिसिएशन पर जो क्लोजिंग डेट पर आएंगे, और जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा इसमें, इसको फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। Enterprise may dispose of its net investment in the non-integral foreign operation through sale, liquidation और repayment। देखो क्या होता है, जो हमारे बिजनेस का ही हिस्सा है तो वो आराम से हम बेचते नहीं है जनरली, या तो हम उसे बंद कर देते। जो हमारे इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो उसका अच्छा पैसा मिलता है तो हम जनरली उसे बेच देते। तो जब हम बेचेंगे तो हमारे पास एक फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व नाम की रिजर्व चल रही होगी, एक्यूमुलेटेड बैलेंस चल रहा होगा, उसको हम P&L में ट्रांसफर कर दें। ठीक है। चेंज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, ये हो सकता है पहले इंटीग्रल था वो नॉन इंटीग्रल हो जाए, या नॉन इंटीग्रल था अब इंटीग्रल हो जाए, ऐसा हो सकता है। इन केस देयर इज ए चेंज इन क्लासिफिकेशन of a foreign operation from integral to non-integral or vice versa, the translation procedure applicable to new classification should be applied from the date of change in classification। बहुत सिंपल सी बात बताइए, जिस दिन से आपको उसका चेंज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, उस दिन से नए तरीके से आप शुरू हो जाए। इन केस ऑफ चेंज फ्रॉम इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल, अगर इंटीग्रल था तो हम तो सारा डिफरेंस P&L में डालते थे, और हमारी जो फिक्स्ड एसेट है वो ओरिजिनल रेट पे चल रही थी। द एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन ट्रांसलेशन और नॉन मॉनेटरी एट द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन, तो अब हम अब से उसको फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे, है ना। इन केस चेंज फ्रॉम नॉन इंटीग्रल टू इंटीग्रल, तो जो नॉन मॉनेटरी आइटम थी रिक्लासिफिकेशन पर, अब जे देखो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर वो नॉन मॉनेटरी बिजनेस है तो फिक्स्ड एसेट हमारी क्लोजिंग डेट पे चलती है, तो अब उसको हमने इंटीग्रल बना लिया बिजनेस को। तो अब ये नहीं करेंगे, आपकी ये देखेंगे कि जो फिक्स्ड एसेट है वो अब तो करंट रेट पे चल रही है, हम उसको देखें कब खरीदा था तो उसको कन्वर्ट करें, नहीं। वो कह रखा है जिस दिन आपने कन्वर्ट किया है उसी को हिस्टोरिकल कॉस्ट मान लो। आज जो बुक्स में हमने पिछली बार जो वैल्यूएशन करी थी वही हमारी डेट ऑफ परचेज है, अब उसी को कंटिन्यू करेंगे। समझ में आती है बात मैं क्या कह रहा हूं। मान लिया एक असेट है $10,000 में ने खरीदी थी, जिस समय खरीदी थी उस समय का एक्सचेंज रेट मान लिया 52 था, लेकिन वो नॉन इंटीग्रल बिजनेस था, तो हम क्या करते थे, हर साल के एंड का रेट यूज करते थे। अब पता चल रहा है चेंज होते होते उस पे 78 का रेट यूज हो रहा है, तो अब जो 78 का रेट यूज हो रहा है यही उसकी कॉस्ट मान लो। अब मान लिया 82 का रेट हो गया क्लोजिंग, तो भी वो 78 पे ही चलता रहेगा, क्योंकि उसको जिस दिन हमने रिक्लासिफिकेशन किया वही उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट मान। द एक्सचेंज डिफरेंस विच हैव बीन डेफर्ड आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंसेस अंटिल, और जो हम पहले डेफर करते हुए आ रहे थे, तो पहले वो कहाँ था, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, अब उसको वहीं रोक दो, और जब हम बिजनेस को बेचेंगे तब उसको P&L में ट्रांसफर कर। अब उसमें और ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अब जो नया डिफरेंस आएगा वो तो हर साल P&L में ट्रांसफर होता रहेगा। बात समझ में आती है। टैक्स इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 से डील करें। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, an enterprise may enter into a foreign exchange contract or another financial instrument that is in substance a forward contract which is not intended for trading or speculation purpose। देखो दो तरीके के हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, दूसरा स्पेकुलेशन पर्पस के लिए।
हमें लग रहा है कि आज $1 78 का है, 6 महीने बाद ये 85 का 84 का हो जाएगा, फॉरवर्ड रेट हमें 79 में मिल रहा है। तो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट कमाने के लिए हमने क्या सोचा कि हम उसमें कुछ पैसा लगा दें, है ना। तो हमने क्या सोचा, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया $10,000 का 79 में खरीदने का 6 महीने के बाद, और हमें क्या लग रहा है कि मार्केट में उस समय रेट 84 होगा, तो हम बैंक से 79 का खरीद के मार्केट में 84 में बेच देंगे। ऐसा हमने सोचा और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी ट्रांजैक्शन के कर लिया। तो ये क्या होता है, एक स्पेकुलेटिव या प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है। और अगर यही मुझे $10,000 पेमेंट करना है और मैंने उसके लिए करा है, तो ये मेरा बिजनेस के रिस्क को कम करने के लिए लिया है, इसे बोलते हैं हेज करने के लिए, रिस्क को हेज करने के लिए, हेजिंग पर्पस के लिए लिया है। तो टू एस्टेब्लिश द अमाउंट ऑफ द रिपोर्टिंग currency required or available at the settlement date of transaction, the premium or discount arising at the inception of such a forward contract should be amortized as expense or income of the life of the contract. अब क्या होता है, जब हम कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ हमें पैसा देना पड़ता है, समझ रहे, प्रीमियम देना पड़ता है। मतलब मैंने बैंक से तय किया $10,000 है और रेट 79 हो गया, बैंक कहता है इसके लिए हम ₹5,000 चार्ज करेंगे, तो ये ₹5,000 प्रीमियम या कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम बोल सकते हैं, या जो भी अगर हमें फायदा नुकसान कम ज्यादा पैसा है वो हम कह सकते हैं। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है प्रीमियम या डिस्काउंट या जो भी अमाउंट है, उसे क्या करेंगे, जितना टेन्योर है इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का उस टेन्योर में डिवाइड कर। एक्सचेंज डिफरेंस ऑन सच ए कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L। एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन और रिन्यूअल को भी हमें P&L में डालना चाहिए। अगर किसी वजह से हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, कैंसिल करा, रिन्यूअल हुआ, तो भी हमें कहाँ डालना चाहिए, इसे P&L में। इलस्ट्रेशन नंबर 12, कंपनी ने एक प्लान खरीदा है $1,00,000 में 1 फरवरी को, और जो पैसा है वो हमें 3 महीने बाद देना है। तो पैसा कब देना है, 1 मई को। अब 1 महीना फरवरी मार्च 2 महीना इस साल में आ रहे हैं और 1 महीना अगले साल में आ रहा है, ठीक है। कंपनी ने एक 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है 49.15 रुपीज के हिसाब से। आज हमारा एक्सचेंज रेट क्या है, तो हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है पर डॉलर, 30 पैसा। ये प्रीमियम कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रीमियम। कम देना होता है तो डिस्काउंट, समझ रहे हो। तो ये जो $1,00,000 पे 30 पैसे के लिए हिसाब से $30,000 हम एक्स्ट्रा देंगे, ये हमारा लॉस है 3 महीने का। तो क्या ले हमने पढ़ा था, जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट है उसे टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें एमोटाइज करना चाहिए। तो 30,000 का 3 महीने का लॉस है, तो इस साल का 2 महीने का लॉस 20,000, तो इस साल हम 20,000 डाल देंगे P&L में और अगले साल 10,000 ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। In recording a forward contract intended for trading or speculation purpose, the premium discount is ignored, and at each balance sheet date, the value of contract is marked to market and gain or loss is recognized. ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से समझिए। ये हम एक प्लान खरीदा है और उसके लिए हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। मान लिया हमने ऐसी ट्रेडिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए ये अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता तो क्या होता, मैं इमेजिनरी वैल्यू लेकर बताता हूं। 1 Feb को हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है $1,00,000 का 49.15 के हिसाब से। जो आज रेट है इसे पता है स्पॉट रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट। आज रेट है 48.85, ठीक है। ये कह रहा है कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर ये ट्रेडिंग के लिए या स्पेकुलेशन के लिए, अब कुछ मत करो,
आप बस अपना लिख लो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अब आएगा 31 मार्च, उस दिन का रेट देखेंगे। स्पॉट रेट क्या है 31 मार्च को? ये हो सकता है 49.4 हो, ये हो सकता है 49.05 हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप इससे देखो, और जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ईयर एंड पर, वो से पीएनएल में ट्रांसफर कर, और फिर जब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा उस दिन बुक वैल्यू और एक्चुअल रेट में जो भी है वो भी पीएनएल में ट्रांसफर कर, क्योंकि मार्क टू मार्केट का मतलब है कि जो उस दिन का रेट है उस रेट के हिसाब से आप कन्वर्ट कर। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 13, मिस्टर ए ने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा 3 महीने के लिए 1 लाख का 1 दिसंबर को। उस दिन का स्पॉट रेट 47.1 है, और नहीं, जो 3 महीने का फॉरवर्ड रेट है वो 47.1 है, स्पॉट रेट 47.02। ठीक है, मतलब 1 दिसंबर को जो रेट है वो 47.02 है, लेकिन इन्होंने 3 महीने का जो फॉरवर्ड रेट लिया है वो क्या लिया है 47.10 के हिसाब से तय कर। ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर को, उस दिन का रेट है 47.15। 31 जनवरी को इन्होंने डिसाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट को बेच देते, तो हमें बताना क्या है। तो देखो लग रहा है कि इन्होंने ये स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग के लिए ले रखा है, क्योंकि 3 महीने का है, 1 दिसंबर को लिया है, तो इसकी डेट क्या है 1 मार्च बोलो या 28 फरवरी बोलो, लेकिन इसने तो 31 जनवरी को ही कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया। इसका मतलब इसे पैसे वैसे नहीं चाहिए थे, कोई हेजिंग के लिए नहीं कर रहा था, ये ट्रेडिंग के लिए कर रहा था। तो ट्रेडिंग के लिए हमने क्या बात करी थी, ईयर एंड पे जो रेट डिफरेंस है उसको पीएनएल में, सिंस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर स्पेकुलेशन, तो जो प्रीमियम है उसको हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज सोल्ड, तो डिफरेंस को हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो हमने इसको जो है 47.18 में बेचा है ना, और खरीदा कितने में था इसको 47.10 में। तो जो ये फायदा हुआ है इस प्रॉफिट को हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, अब इसको हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसको इलेबोरेट करें, कि हमने 47.10 का कॉन्ट्रैक्ट किया है कब 1 दिसंबर। ठीक है, अब आया 31 दिसंबर ईयर एंड, उस दिन रेट क्या है 47.15, तो 0.05 इंटू $1 लाख कितना हो गया 5,000 रुपए का प्रॉफिट, कायदे से वो पीएनएल में जाना चाहिए। और 31 जनवरी को हमने इसे 47.18 में बेचा है, तो ये वाला जो प्रॉफिट है 3,000, इसको पीएनएल में जाना। ठीक है, तो वो रह गया है, पहले हमें क्या करना है ईयर एंड पे करना है, यहाँ लिखा है ना, द प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज इग्नोर्ड एंड एट ईच बैलेंस शीट डेट द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क टू मार्केट एंड गेन और लॉस इज रिकॉर्ड। ठीक है ना, सही है। तो हमें इसको दो टुकड़ों में बांट दें, एक जैसे हम नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, उसके लिए भी तो हम ऐसे ही करते हैं हर साल ईयर एंड पे, और जब एक्चुअल में सेटलमेंट होती है तब भी करते हैं। क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहेंगी, इन्हें एक्सचेंज डिफरेंसेस
जो भी नेट P&L अकाउंट में डाला है वो सब दिखाना पड़ेगा, और जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में है उसे भी दिखाना पड़ेगा अलग से। शेयर होल्डर फंड होता है ना, उसमें शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस होता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में अलग से आइटम दिखाना है आपको। और साल के शुरू और एंड में जो रेट में डिफरेंस आया, अमाउंट में डिफरेंस आया, उसे भी आपको बताना पड़ेगा। और रीजन बताना पड़ेगा आपको अगर आप अपनी करेंसी के अलावा और किसी करेंसी में डिस्क्लोज कर रहे हैं स्टेटमेंट। व्हेन देयर इज ए चेंज इन द क्लासिफिकेशन, तो आपको बताना पड़ेगा नेचर ऑफ द चेंज, रीजन फॉर द चेंज, इम्पैक्ट फॉर द चेंज ऑन शेयर होल्डर फंड, और प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आया। आप इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल में जाएंगे तो आपको डिफरेंस सारे और रीजन बताने पड़ेंगे। Presentation of foreign currency monetary item translation difference account in the format of Schedule 3rd Companies Act में no line item has been specified for the presentation of foreign currency monetary item translation difference account. Since the balance in this represent foreign currency translation loss, it does not meet the above definition of asset, as it is neither a resource nor any future economic benefit would flow to the firm. Therefore, such difference cannot be reflected in assets. So, debit or credit balance should be shown in reserve and surplus. कहने का मतलब ये है कि अगर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये हमारे को कोई प्रॉफिट या असेट नहीं है जो पैसा आएगा, तो इसे आप रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम दिखाइए। अगर इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है तो वहीं दिखाएंगे, डेबिट आ रहा है तो वहीं पर ही रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम दिखाइए, असेट में मत दिखाइए। आपको क्या ध्यान रखना है, दो रीजन हो सकते हैं अकाउंटिंग के लिए। एक, द रिकॉर्डिंग करेंसी ऑफ ऑपरेशन एंड रिपोर्टिंग करेंसी अलग अलग है, और हमारे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होते हैं। बेसिक क्वेश्चन हमें करना है कि जो हम the basic question in accounting for effective change in foreign rate is the determination of exchange rate. हम जो exchange rate यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे। इनिशियली जो डेट की ट्रांजेक्शन की डेट है उसी दिन का रेट हम यूज करते हैं, और उसके बाद हर बैलेंस शीट डेट पर जो डिफरेंस होता है उसे P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। जो मॉनेटरी आइटम है उसे ईयर एंड की डेट पर जो रेट होते हैं उस पर ही हम दिखाते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम जैसे फिक्स्ड एसेट वगैरह है, तो वो जिस दिन हमने, और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो अगर हमारा इंटीग्रल बिजनेस है तो जिस दिन खरीदा था वो रेट, और नॉन इंटीग्रल बिजनेस है तो क्लोजिंग रेट पर लिखते हैं हम लोग। अदर नॉन मॉनेटरी आइटम जो है वो फेयर वैल्यू और नेट रियलाइजेबल, जैसे इन्वेंट्री के लिए बोल रखा है, जिस दिन हम फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं वो। एक्सचेंज डिफरेंस जो भी होता है उसको हम याद करिए, 46 से पैरा की बात हो रही थी कि अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है और फिक्स्ड एसेट के लिए, तो उसको हम फिक्स्ड एसेट में एडजस्ट कर सकते हैं या P&L में भी डाल सकते हैं। इफ ए ट्रांजेक्शन इज कवर्ड बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो जो डिफरेंस होता है उसको हम फिक्स्ड एसेट में डाल देते हैं। यहाँ पर भी हम फिक्स्ड एसेट में डालेंगे अगर हमने कोई असेट के लिए कोई फॉरवर्ड, जैसे हमने असेट खरीदी, आज असेट खरीदी और आज $1.79 का है, पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया 81, तो क्या रखा है कि 81 के हिसाब से लिखो फिक्स्ड एसेट को, क्योंकि फिक्स्ड एसेट के लिए तो 81 के हिसाब से ही देना पड़ेगा ना आपको पैसा। फॉरेन ऑपरेशन इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल हो सकता है, और इंटीग्रल का जो डिफरेंस है उसे P&L में, और नॉन इंटीग्रल का जो डिफरेंस है उसे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, जिसमें हम फॉरेन करेंसी के बारे में डिटेल में पढ़ा हमने। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, टैक्सेस, तो AS 22 पढ़ेंगे हम नेक्स्ट।